नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर। अभी तक हम 13 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज 14 नंबर क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करने जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, नाटक, तो इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हम कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया था, इसकी भी चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने अब तक 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कुमारपाल रासो रचना के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका आदिकाल के अंतर्गत आता है। तो कुमारपाल रासो रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देवप्रभ। तो देवप्रभ जो हैं ये कुमारपाल रासो के लेखक हैं। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत संदर्भ रचना के लेखक का नाम क्या है? तो भगवत संदर्भ रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी जो हैं ये भगवत संदर्भ के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास को कौन सा ब्राह्मण माना है? तो मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास को कौन सा ब्राह्मण माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कान्यकुब्ज। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने गोस्वामी तुलसीदास को कान्यकुब्ज ब्राह्मण के अंतर्गत माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस रचना के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। अति प्रवीण वह सुंदरी मोहन को हित आंकी, सबकी दीठी बचाई के गई झरोखनी झांकी। तो ये पंक्ति जो है किस रचना के अंतर्गत आती है? तो फिर से पढ़ते हैं। अति प्रवीण वह सुंदरी मोहन को हित आंकी, सबकी दीठी बचाई के गई झरोखनी झांकी। तो ये पंक्ति जो है हित तरंगिनी नामक एक रचना है, वहाँ से ली गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस कवि के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। भोजन नीरस लागी हो, लौन बिना कही जान, त्यों नौ रस बिनु ग्रंथ है, ताते करो बखान। तो ये पंक्ति जो है इसके कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। भोजन नीरस लागी है, लौन बिना कही जान, त्यों नौ रस बिनु ग्रंथ है, ताते करो बखान। तो इसके कवि हैं नयामत खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। कली चरित्र किसकी रचना मानी जाती है? तो कली चरित्र इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं उदयराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। जग सुहाग मिथ्यारी, सजनी हवाहू मिट जासी। तो ये पंक्ति जो है किस कवि के अंतर्गत आती है? तो जग सुहाग मिथ्यारी, सजनी हवाहू मिट जासी। तो इसके लेखक हैं मीराबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का संगत
वर्ग कौन सा माना जाता है? तो नागमती वियोग खंड में 12 मासा का संगत वर्ग कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले आषाढ़, फिर सावन, फिर भादों और फिर कवार। तो नागमती वियोग खंड में 12 मासा को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आषाढ़, फिर सावन, फिर भादों और फिर कवार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव की छंदमाला में कितने भाग हैं? तो केशव की छंदमाला में कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2 भाग हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि छंदमाला के कवि का नाम क्या है? तो छंदमाला के लेखक हैं केशव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेह भरी उंगली संस्मरण के लेखक का नाम क्या है? तो स्नेह भरी उंगली संस्मरण के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। तो अनुपम मिश्र इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि स्नेह भरी उंगली ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है संस्मरण के अंतर्गत आती है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि अनुपम मिश्र ये किनके पुत्र माने जाते हैं? तो अनुपम मिश्र जो हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र माने जाते हैं। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते तो अच्छा था यात्रा संस्मरण के लेखक का नाम क्या है? तो चलते तो अच्छा था यात्रा संस्मरण के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका असगर वजाहत। तो असगर वजाहत जो है ये चलते तो अच्छा था यात्रा संस्मरण के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला ब्लॉग 9-2-11 किसने बनाया था? तो हिंदी का पहला ब्लॉग 9-2-11 किसने बनाया था? तो ये बनाया था आलोक कुमार ने, आलोक कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे दी गई है? तो साहित्य वाचस्पति की उपाधि जो है ये किसे दी गई है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साहू एसपी जैन। तो साहू एसपी जैन जो हैं ये भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम दिए गए हैं। तो बताना है ये रचनाएं जो हैं ये किस लेखक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले रचनाओं के नाम पढ़ते हैं। किताबों में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, नानी का गुलकंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, पकौड़ी की कहानी, सब कुछ कह लेने के बाद और अंधेरे का मुसाफिर। इन कृतियों के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। किताबों में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, नानी का गुलकंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, पकौड़ी की कहानी, सब कुछ कह लेने के बाद अंधेरे का मुसाफिर। इन कृतियों के लेखक का नाम क्या है? खास करके अंधेरे का मुसाफिर ये कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कटे पेड़ की कहानी रचना की विधा क्या है? तो एक कटे पेड़ की कहानी रचना विधा क्या है या किस विधा के अंतर्गत आती है? एक कटे पेड़ की कहानी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कविता। ये जो है कविता के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं ऋतुराज। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, कविता, ऋतुराज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुझे चांद चाहिए। तो मुझे चांद चाहिए नामक रचना में वर्षा वशिष्ठ नामक एक नायिका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव उज्जैन में किसने रखी थी? तो मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव उज्जैन में किसने रखी थी? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध ने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव जो है उज्जैन में रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता के समय कौन से शासक थे? तो 252 वैष्णव की वार्ता के समय शासक कौन थे? उनका नाम क्या है? तो वो हैं औरंगजेब। औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप और धुआं काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो धूप और धुआं काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि की शैली पुरुष शैली के नाम से जानी जाती है? तो किस कवि की शैली जो है वो पुरुष शैली के नाम से जानी जाती है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल की शैली जो है वो पुरुष शैली के नाम से जानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्दों का टीला उपन्यास किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो मुर्दों का टीला जो है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऐतिहासिक। ये जो है ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मुर्दों का टीला ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक माना जाता है? तो मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना ब्रह्म राक्षस ये किसका प्रतीक माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बुद्धिजीवी व्यक्ति। तो मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता ब्रह्म राक्षस जो है ये बुद्धिजीवी व्यक्ति का प्रतीक माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में दिवराला की रूप कुंवर सती कांड प्रसिद्ध घटना पर लेख लिखकर सती प्रथा का विरोध किसने किया था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो राजस्थान के सीकर जिले में दिवराला की रूप कंवर सती कांड प्रसिद्ध घटना पर लेख लिखकर सती प्रथा का विरोध किसने किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहल्ला 80 किसकी रचना पर आधारित है? तो एक फिल्म आई थी मोहल्ला 80। ये फिल्म जो है इसकी रचना किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काशीनाथ सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी राजस्थान के कौन से अंचल की कथावस्तु पर आधारित है? तो प्रेमचंद के एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी राजस्थान के कौन से अंचल की कथावस्तु पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मारवाड़। मारवाड़। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास का नाम क्या है? तो वो है रूठी रानी। रूठी रानी ये जो है मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बना दे चितेरे कविता किसकी है?
तो बना दे चीतेरे कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लल्लू लाल। तो लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस कवि के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये पंक्ति के लेखक कौन है? तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है या रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या है? तो वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री हरि द्विवेदी। तो वियोगी हरि का पूरा नाम है श्री हरि द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को क्या कहा है? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रजेंद्र कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन देशो पिण साहिबा, पाछे फिरिए न देह, पंछी घाल या पिंज जरे, छूटन रो संदेह। ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? तो सन देशो पिण साहिबा, पाछे फिरिए न देह, पंछी घाल या पिंज जरे, छूटन रो संदेह। तो ये पंक्तियां जो है किस ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खुमान रासो। तो ये जो है खुमान रासो के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गणपति चंद्रगुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को शून्यकाल कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी किसकी लिखी हुई है? तो सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी किसकी लिखी हुई है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दूधनाथ सिंह। तो दूधनाथ सिंह इसके लेखक हैं, सपाट चेहरे वाला आदमी। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि सपाट चेहरे वाला कहानी जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदल मिस्र किस प्रांत के निवासी माने जाते हैं? तो सदल मिस्र किस प्रांत के निवासी माने जाते हैं, उनका प्रांत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहार। तो सदल मिस्र जो हैं ये बिहार के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को पंडिताओपन वाली कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को पंडिताओपन वाली कहा है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सदासुखलाल। तो सदासुखलाल की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडिताओपन कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बच्चन सिंह ने पंडिताओपन वाली भाषा किसे कहा है? तो बच्चन सिंह ने पंडिताओपन वाली भाषा ये किसे कहा है? तो ये कहा है लल्लू लाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सेवक चरित्र ये रचना किसकी है? तो सेवक चरित्र रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं प्रिया दास।
किसका प्रारंभिक नाम आरुणि था? तो किसका प्रारंभिक नाम जो है या किसका पहला नाम आरुणि था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निम्बार्कचार्य। तो निम्बार्कचार्य का पहला या प्रारंभिक नाम जो है वो आरुणि था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव टीला किसका जन्म स्थान माना जाता है? तो ध्रुव टीला किसका जन्म स्थान माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री भट्ट, श्री भट्ट। सर्वज्ञ सूक्त ये रचना किसकी है? तो सर्वज्ञ सूक्त ये रचना किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। कुंज केली मीठी है विरह भक्ति सीठी ज्यों आग। तो ये पंक्ति जो है किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। कुंज केली मीठी है विरह भक्ति सीठी ज्यों आग। तो इसके लेखक हैं हरिराम व्यास, हरिराम व्यास। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परीक्षाओं में जो है वन लाइनर, एक वाक्य पंक्तियाँ और एक वाक्य प्रश्न, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो इसे जानना आवश्यक है। जैसे एक वाक्य कथन, एक वाक्य पंक्तियाँ, ये कई बार पूछे गए हैं। तो जो एक वाक्य पंक्तियाँ होती हैं उनको आप नोट करके रखिए क्योंकि ये प्रश्न आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नायिका भेद। तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुआरी खुआरी प्रहसन कृति किसकी मानी जाती है? तो जुआरी खुआरी प्रहसन कृति किसकी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र की कृति मानी जाती है जुआरी खुआरी, और ये जो है प्रहसन के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारे हिंद के गुटका में इनमें से कौन सी कृति संकलित थी? तो सितारे हिंद के गुटका में इनमें से कौन सी कृति संकलित थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, शकुंतला नाटक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तिका किसकी रचना मानी जाती है? तो वर्तिका जो है ये किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सदा सुख लाल, सदा सुख लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की विकासात्मक पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो साहित्य इतिहास लेखन की विकासात्मक पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले आते हैं मार्क्स और फिर मिल एंजल। तो मार्क्स और मिल एंजल जो हैं, मिल एंजल ये साहित्य इतिहास लेखन की विकासात्मक पद्धति के जनक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किसने माना है? तो भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किसने माना है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ, ये ऐसा मानना था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण किया, इस कार्य में उनके सहयोगी कौन थे? तो भारतेंदु ने वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण किया, इस कार्य में उनके सहयोगी कौन माने गए हैं? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी चौबे। तो बिहारी चौबे जो हैं ये भारतेंदु ने जब वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण किया था तो इस कार्य में उनके सहयोगी थे बिहारी चौबे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कौन कहे जाते थे? तो अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कौन कहे जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो गार्सा द तासी ने, जो एक फ्रेंच विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने इस्तिवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का निर्माण किया था, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, तो तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजसूय। तो राजसूय से तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय में सतराम कहकर अभिवादन करते थे? तो किस संप्रदाय में सतराम कहकर अभिवादन करते थे, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दादू पंथ। तो दादू पंथ में सतराम कहकर अभिवादन किया जाता था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। गद्य कविता के पहले लेखक कौन माने जाते हैं? तो गद्य कविता के पहले लेखक कौन माने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है त्रिलोचन। त्रिलोचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीदामा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो श्रीदामा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। तो राधा चरण गोस्वामी जो हैं इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये जो है किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब मिली पूज्य भारत माई, बंदो भारत भुवि महतारी, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो सब मिली पूज्य भारत माई, बंदो भारत भुवि महतारी, तो ये पंक्ति जो है इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सत्यनारायण कविरत्न। कविरत्न इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं सत्यनारायण कविरत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद में बृहत्त्रयी नाम किसने दिया था? तो छायावाद में बृहत्त्रयी नाम किसने दिया था? तो ये दिया था आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलाही किस भाषा का दूसरा नाम है? तो डिलाही जो है ये किस भाषा का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लहंदा। लहंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। तो इस पंक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी महिला लेखिका द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। किसी भी महिला लेखिका द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है ये किसी भी महिला लेखिका द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना गया है। और इसके लेखक का नाम है सुमन राजे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि भाग 4 के संपादक का नाम क्या है? तो चिंतामणि भाग 4 के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ये जो हैं चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्व संहिता प्रकाश किसकी रचना मानी जाती है? तो अश्व संहिता प्रकाश किसकी रचना मानी गई है? तो इसके लेखक हैं
अमीर दास। अमीर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद एक समीक्षा रचना के लेखक का नाम क्या है? तो प्रगतिवाद एक समीक्षा रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने एक आलोचना के रूप में 1949 में लिखा था। तो ये जो है आलोचना के अंतर्गत आती है और ये लिखा गया था 1949 में। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? तो किस साहित्य ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज जो है इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, क्योंकि शिव सिंह सरोज जो है ये सबसे पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है जो सबसे पहले हिंदी भाषा में लिखा गया था। और इससे पहले जो लिखे जाते थे वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जिसके लेखक थे गारसा दा तासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम रचना जो है कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हित तरंगिणी। तो हित तरंगिणी जो है ये हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम रचना मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिचरण दास ने कवि प्रिया की टीका किस नाम से की है? तो हरिचरण दास ने कवि प्रिया की टीका जो है किस नाम से की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तिलक। तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो साहित्य इतिहास को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय ये किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तेन। तो तेन नामक एक पाश्चात्य विद्वान है, उनको साहित्य इतिहास को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला परंपरागत इतिहास किसने लिखा था? तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला परंपरागत इतिहास ग्रंथ ये किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला परंपरागत इतिहास लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तैन। तैन। किस लेखक ने महादेवी के काव्य की पीड़ा को मीरा की वाक्य पीड़ा से भी बढ़कर माना है? तो फिर से पढ़ते हैं। किस लेखक ने महादेवी के काव्य की पीड़ा को मीरा की काव्य पीड़ा से भी बढ़कर माना है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का वह पहला समाचार पत्र कौन सा था जिसमें सबसे पहले पुण्य पृष्ठ पर व्यंग्य चित्र छपने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था? तो वो कौन सा समाचार पत्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत। किस क्षेत्र की बोली को
काशी का कहा गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारस, बनारस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस लेखक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। करी केहरी कपि कौद कुरंगा विगत बैर विचरहि सब संगा। तो ये पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। तो फिर से पढ़ते हैं। करी केहरी कपि कौल कुरंगा विगत वैर विचरहि सब संगा। तो इस पंक्ति के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा प्रवीण या भाषा प्रवीण किसे कहा गया है? तो ब्रज भाषा प्रवीण या भाषा प्रवीण ये किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका घनानंद। तो घनानंद को ब्रज भाषा प्रवीण या भाषा प्रवीण कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी को कितनी बोलियां में बांटा गया है? तो हिंदी को कितने बोलियों में बांटा गया है, इसकी संख्या क्या है? तो इसकी संख्या है 17। तो 17 बोलियों में बांटा गया है हिंदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गठित पहली साहित्यिक संस्था का नाम क्या है? तो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गठित पहली साहित्यिक संस्था का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागरी प्रचारिणी सभा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये कथन के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है और कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वह नर नहीं नर पशु निरा है, वह मृतक समान है। तो इस पंक्ति में या इस कथन के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्नेही इनका उपनाम है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका G.S. आयंगर। तो G.S. आयंगर ने संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फारसी। तो ये जो है फारसी के अंतर्गत आता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विचार का प्रादुर्भाव पहले कहाँ से हुआ था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विचार का प्रादुर्भाव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बंगाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह रजिस्टर जिसमें आए हुए पत्रों और उनके उत्तरों का विवरण रखा जाता है। ये प्रश्न आपका एक पारिभाषिक शब्दावली से लिया गया है। तो वह रजिस्टर जिसमें आए हुए पत्रों और उनके उत्तरों का विवरण रखा जाता है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पत्राचार पंजिका। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पत्राचार पंजिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदुर प्रजागर का संबंध किससे है? तो विदुर प्रजागर का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण कवि। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका किस छंद में लिखी है? तो कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका जो है किस छंद में लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवित सवैया।
तो कवित सवैया के अंतर्गत जो है कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कवित सवैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण भाषा रचना किसकी है? तो विष्णु पुराण भाषा रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भिखारी दास, भिखारी दास। राधा माधव बुध मिलन रचना किसकी है? तो राधा माधव बुध मिलन के रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या है? तो नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु हैं जलंधर नाथ, जलंधर नाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, एक भज्ये प्रेत एक मीजी मारे हाथी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो एक भज्ये प्रेत एक मीजी मारे हाथी। तो इस पंक्ति के कवि हैं देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसिक मोहन, जगत मोहन, काव्य कलाधर तथा इश्क महोत्सव ये रचनाएं किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं, रसिक मोहन, जगत मोहन, काव्य कलाधर तथा इश्क महोत्सव ये रचनाएं किसकी है? तो इसके लेखक हैं रघुनाथ, रघुनाथ। किस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अत्यधिक प्रशंसा की गई है? तो किस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अत्यधिक प्रशंसा की गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ज्ञानदीप। तो ज्ञानदीप में हिंदू धर्म की प्रशंसा की गई है और इसके लेखक हैं शेख नबी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की कड़ी में भाषा को लक्ष्य करके लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो फिर से पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की कड़ी में भाषा को लक्ष्य बनाकर या लक्ष्य करके लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास या हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य कविता के पहले लेखक कौन माने जाते हैं? तो गद्य कविता के पहले लेखक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका त्रिलोचन। तो त्रिलोचन जो है ये गद्य कविता के पहले लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य कविता के पहले लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये है त्रिलोचन। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्राण कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्राण कौन कहे जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो वो हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्राण माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अश्व संहिता प्रकाश रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमीरदास। अगिन रूप बनी के विरह कथ जारत है मोही। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो अगिन रूप बनी के विरह कथ जारत है मोही, तियतन पानिप पाई के बोरी मारी हो तो ही। तो इस पंक्ति के लेखक हैं रसलीन, रसलीन। कंद प चिंतामणि ये रचना किसकी है? तो कंदर्प चिंतामणि इस रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं वीरभद्र। तो कंदर्प चिंतामणि के लेखक हैं वीरभद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खट्टे नहीं अंगूर इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो खट्टे नहीं अंगूर कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं चंद किशोर जायसवाल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चंद किशोर जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवनाभुदय ये रचना किसकी है? तो भुवनाभुदय
रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शंकुक। शंकुक। किसने दोहा कोश नाम से सिद्धों के दोहों को छपवाया था? तो किसने जो है दोहा कोश के नाम से सिद्धों के दोहों को छपवाया था? तो उनका नाम क्या है? तो वो हैं प्रबोध चंद्र बागची। तो प्रबोध चंद्र बागची ने ये किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के समस्त कोठे में बंगाल और पंजाब बीच अपनी अनेक भारतीय बोलियों सहित केवल एक मात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। गंगा के समस्त कोठे में बंगाल और पंजाब बीच अपनी अनेक भारतीय बोलियों सहित केवल एक मात्र प्रचलित भाषा हिंदी है। तो ये कथन किसका है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इश्क लहर दरियाब, ये रचना किसकी है? तो इश्क लहर दरियाब, इस रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ग्वाल। ग्वाल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने और महत्वपूर्ण एक वाक्य हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर जो है 100 प्रश्न उत्तर आज हमने डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।